हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देख ही लिया होगा। इस चैप्टर के हमने कुछ प्रीवियस पार्ट कंप्लीट किए हैं, जैसे कि हाउ सेल इज मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसमें हमने 3 पॉइंट्स कवर किए थे, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नाउ दिस टाइम हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फाइन। और हमने एक और क्या चीज़ पढ़ा था कि हम अभी आपको मैं दोनों सेल्स बताने वाला हूँ, उसमें से एक प्लांट सेल होगा, एक एनिमल सेल होगा। और हमने डिफरेंस क्या देखा था कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल से। ओके, इसमें प्लांट सेल भी आएगा। Every cell has a membrane around it to keep its own contents separate from the external environment। हमने क्या पढ़ा था कि हर सेल की अपनी एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रखता है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में। और वैसे ही सेम हमने ऑर्गेनल्स के लिए भी पढ़ा था कि ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है और जिनके कारण उनके सेल ऑर्गेनल्स में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती है। सेम वैसे यूकैरियोटिक सेल्स में हमने क्या पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस की, और सेम उसके सेल ऑर्गेनल्स की भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, तो एक्चुअली मेम्ब्रेन क्यों मस्ट है? बिकॉज इट कीप्स इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Then large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function। एक्चुअली जो सेल्स हैं हमारे, स्पेशली जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल हैं, उनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं और उनको मल्टीपल एक्टिविटीज एंड केमिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती है, जिसके कारण उनको अपने मेम्ब्रेन बाउंड उनको होना मस्ट है। अदरवाइज उनकी वो प्रॉपर्टीज, उनके वो केमिकल्स एक दूसरे में मिक्सअप हो सकते हैं, इसलिए वो केमिकली इसलिए वो मेम्ब्रेनली बाउंड रहते हैं। Now, to keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structures or organelles within themselves। वो अपने में क्या क्रिएट कर लेते हैं मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स, जिससे कि वो अपने अपने फंक्शंस अच्छी तरीके से सेपरेटली परफॉर्म कर सकें। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। एक्चुअली ये किस में प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन्स यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होते हैं, इसलिए हम उनकी बातें नहीं कर सकते। दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, ना ही न्यूक्लियस की होती है, ना ही मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनल्स की होती है, इसलिए ये चीज़ उसमें पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो मैं आपको जो ऑर्गेनल्स बताने जा रही हूँ, सेल ऑर्गेनल्स, वो बिना माइक्रोस्कोप के देखना इम्पॉसिबल है, और स्पेशली उसके लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा, जो बहुत ही माइन्यूटली उन ऑर्गन्स को आप देख पाएंगे। फाइन। आगे है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। हमने डिटेल में पढ़ा था कि व्हाट इज न्यूक्लियस। देन न्यूक्लियस सराउंडेड रहता है साइटोप्लाज्म से। देन सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स व्हिच वी विल डिस्कस नाउ आर। आज हम कौन कौन सी सेल्स ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER से भी डिनोट करते हैं। देन गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और मैं विथ फोटो आपको बहुत क्लियरली इसको समझाने वाली हूँ। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरिड आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। एक्चुअली इसमें सेल ऑर्गेनल्स तो और भी होते हैं, लेकिन ये पांच ऑर्गेनल्स ही इन्होंने क्यों डिफाइन किया? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप आगे की क्लास में और भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट दिस टाइम आपको ये 5 सेल ऑर्गेनल्स है जो कि आपको डिटेल में दिया हुआ है। फाइन। पहला है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम ER से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो अब मैं इन शॉर्ट उसको ER ही बोलूंगी। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। देखो मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। विद डायग्राम यू कैन सी वेरी इजीली। ओके, ये देखिए, ये ऐसा होता है। ठीक है, मैं आपकी बात कर रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
देखिए इसमें ये जो आपको ये ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये वाले जिसपे डॉट डॉट है, ये भी ER है, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं विदाउट डॉट्स वाले, ठीक है, ये भी ER है। तो जो डॉट्स वाले हैं एक्चुअली इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। ये इस पे अगर राइबोसोम्स आपके ER पे डिपॉजिट है तो उसको आप बोलोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पे दिया होगा, फाइन। और जिन ER पे राइबोसोम्स नहीं डिपॉजिट है उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आप अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपको दो टाइप के ERs दिए हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई इट इज रफ? बिकॉज राइबोसोम्स आर डिपॉजिट ऑन इट, ओके। and why the other one is smooth? because the ribosomes are not deposit on that, ठीक है। तो अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे? देखो फोल्ड्स में होते हैं। मैं पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था? दे आर इन सम फोल्ड्स। देखो यहाँ पे आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, राइट। ये बहुत हम डिटेल में देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा माइन्यूट करके इसको देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा जूम करके हम देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इनका स्ट्रक्चर देखिए कैसे फोल्ड्स बने हुए हैं आपस में, ठीक है। चलिए हम आगे इसको इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। आपको एकदम शीट जैसे दिख रहे थे, वो कैसे एकदम ऐसे फोल्डेड थे, ओके। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, वेसिकल्स। कैसे लग रहे थे? वो राउंड राउंड बैग या लॉन्ग वेसिकल्स दिख रहे थे आपको, लॉन्ग बैग जैसे दिख रहे थे। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअली वो दिख कैसे रहे थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे थोड़े थोड़े सिमिलर दिख रहे थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर। अभी जिस मैंने आपको दिखाया था जिसपे राइबोसोम्स डिपॉजिट थे, दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER कहते हैं उसको इन शॉर्ट में, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कि हम SCR कहते हैं, ओके। RER लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर आप RER को ऐसे तो आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको फोल्ड्स दिखेंगे, एक लॉन्ग बैग वेसिकल्स दिखेंगे, बट जब उसको आप और क्लोजली देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? उसमें भी आपको डिफरेंस दिखेंगे, कुछ रफ दिखेंगे और कुछ स्मूथ दिखेंगे। तो जो रफ दिखेंगे बिकॉज इट्स पार्टिकल्स कॉल्ड इट इज रफ बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। उसकी सरफेस पे जो आपको वो येलो येलो डॉट्स दिख रहे थे ना, ये वाले जो येलो डॉट्स थे, ये क्या थे एक्चुअली? ये वाले जो येलो डॉट्स थे, ये आपको जो येलो डॉट्स दिख रहे थे, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। ये जो येलो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये राइबोसोम्स इस पे डिपॉजिट थे, इसलिए ये आपको रफ सरफेस दिख रहा था, और जिस पे राइबोसोम्स डिपॉजिट नहीं थे वो आपको स्मूथ दिख रहा था, फाइन, ओके। The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. Actually वो क्या कर रहे थे? वो protein manufacture कर रहे थे। The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on the need using the ER. तो actually क्या होते हैं? जब ER पे राइबोसोम्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो क्या डेवलप करने लगते हैं, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? वो प्रोटीन्स। जैसे हमारे सेल्स को एनर्जी लगती है वैसे ऑर्गेनल्स को भी एनर्जी लगती है, तो वो प्रोटीन के थ्रू उसमें राइबोसोम्स पे ER पे अटैच होकर राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, और फिर वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विद द सेल्स। जितने भी सेल्स को जितनी भी नीड रहती है उसके अकॉर्डिंग वो उन तक पहुंच जाता है, ओके। द SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल। जो RER थे वो क्या बना रहे थे? प्रोटीन बना रहे थे, और जो SCR है वो क्या बना रहे हैं? फैट मॉलिक्यूल्स, या हम फैट मॉलिक्यूल्स को और क्या बोलते हैं? लिपिड्स। इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, ये भी सेल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटीन इंपॉर्टेंट है वैसे लिपिड्स या फैट प्रोटीन्स, फैट मॉलिक्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है सेल फंक्शनिंग के लिए। some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. इसमें से बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि प्रोटीन्स और फैट्स हैं जो कि बिल्डिंग के लिए काम आते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने के लिए, ओके। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसको जब ये प्रोटीन्स और फैट्स काम आते हैं सेल की मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ओके। Some other proteins and lipid functions as enzymes
एंड हॉर्मोन्स। अब जो जो कुछ थे जो बिल्डिंग कर सेल की मेम्ब्रेन के लिए बिल्डिंग में हेल्प कर रहे थे, बिल्डअप करने के लिए हेल्प कर रहे थे, तो उनको तो हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोल रहे थे। लेकिन जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बचे थे वो क्या बना रहे थे, वो एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बना रहे थे। ओके, ऑल्दो द ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल। अब अलग अलग सेल में ईआर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम, लेकिन वो आपको कैसे दिखेंगे, हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम में दिखेंगे। ये देखिए, ये आपके बुक में जो एक्चुअल एनिमल सेल दिया हुआ है उसमें अगर हम देखना चाहें तो हमें ये यहाँ पे दिख रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे दिख रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक्चुअली डिटेल एकदम क्लियरली मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो फिगर अलग से लाके दिखाया कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो रफ क्यों दिखते हैं, बिकॉज उस पर राइबोसोम्स डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ईआर, दैट्स व्हाई इट लुक्स रफ। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस लिए काम आते हैं, तो वो सेल की मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने के लिए काम आते हैं। और स्मूथ रेटिकुलम्स क्या करते हैं, सॉरी, जो स्मूथ रेटिकुलम है वो सेल की मेम्ब्रेन को बिल्डअप करते हैं, और जो बच जाते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बनाते हैं। ओके, अब thus one function of the ER is to serve as channels for the transport of material, especially proteins, between various regions of the cytoplasm और between the cytoplasm and the nucleus। अब जो ER है, एक्चुअली ER का काम क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आप नॉर्मली इसको ऐसे याद रखिए, लाइक जैसे हमारे यहाँ पे अमेजोन है, अमेजोन क्या करता है, अमेजोन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो आप इसको ये समझ सकते हो कि जो कुरियर सर्विसेज वाले हैं वो कौन है, ईआर है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है किस चीज का, प्रोटीन्स का, जो कहाँ तक जाते हैं, अदर सेल ऑर्गेनल्स तक जाते हैं, और सेल न्यूक्लियस तक भी वो प्रोटीन्स पहुंचाते हैं, और भी जो भी एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, द ईआर ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और जो आपकी सेल के अंदर जो कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है उसमें भी आपको जो भी साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क लगता है वो ये प्रोवाइड करता है। ओके, इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, एनिमल सेल्स की। अभी वो बोल रहा है अगर एनिमल सेल्स में अगर हम लीवर सेल की बात करें, कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, तो हम उनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, राइट, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है। ओके, देन SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सेल्स में ये बहुत सारे जो पॉइजन्स और जो ड्रग्स डिटॉक्सिफाई करना रहता है वो कौन करता है, SCR करता है। ओके, अब नीचे आपको एनिमल सेल दिया हुआ है, देखिए एनिमल सेल में भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए ये रहा। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ये है, ये देखिए यहीं पे आपको ये क्लियरली नहीं है, जिस पे डॉट 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 दिखा रहा है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्मूथ दिखा रहा है जिसमें कि डॉट्स नहीं है दैट आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने क्या सीखा, व्हाट इज ER, तो ER क्या है, ER एक्चुअली देखा जाए तो आप बोल सकते हो ये एक स्ट्रक्चर है, और टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दो टाइप के होते हैं, ये एक लॉन्ग वेसिकल्स जैसे होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो किसके कारण दिखते हैं, बिकॉज ऑफ द राइबोसोम डिपॉजिट ऑन देयर सरफेस। और जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो आपके पूरे सेल में एक्टिव रहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। वो प्रोटीन कहाँ जाता है, वो प्रोटीन आपके न्यूक्लियस और आपके अदर सेल ऑर्गेनल्स में भी जाता है। ओके, फिर जो आपके SCR हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करते हैं, वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और लिपिड्स बनाते हैं, जो कि सेल फंक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बने हैं ये आपके सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करते हैं, और जो अदर बच गए हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वो एंजाइम और हार्मोन्स बन जाते हैं। ये भी आप आगे 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, हार्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में। देन
उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है. इट ट्रांसपोर्ट्स, एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को टू ऑल ओवर द सेल ऑर्गेनल्स. फाइन. और ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है. फाइन. ओके. अब और ये इसका एक और फंक्शन अगर हम देखना चाहते हैं क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स को एंड ड्रग्स को फ्रॉम द सेल. फाइन. चलिए हम आगे मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी एपरेटस. देखिए आपके बुक में गोल्जी एपरेटस कुछ इस तरह से दिख रहा है. ये आप देख रहे हैं प्लांट सेल का. ठीक है. देखिए प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस कुछ आपको ऐसा दिख रहा है. फाइन. ये भी बंच ऑफ बनाना टाइप दिख रहा है. और ये अगर आप एनिमल सेल में देखना चाहेंगे तो इसमें भी गोल्जी एपरेटस होता है. लुक, द गोल्जी एपरेटस इज हियर. दोनों जगह देखिए सेम टाइप का दिख रहा है गोल्जी एपरेटस, प्लांट सेल में भी एंड एनिमल सेल में भी. ठीक है. तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. मैं आपको फिर एक फोटो भी दिखाऊंगी डिटेल में. पहले हम रीड कर लेते हैं. व्हाट इज गोल्जी एपरेटस? So the Golgi apparatus first described by the Camillo Golgi. एक्चुअली जिस साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी. उन्होंने अपने नाम से ही इस ऑर्गन का नाम रख दिया था गोल्जी एपरेटस. कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटेंड सेक्स. एक्चुअली कैसा दिख रहा है? फ्लैटेंड सेक्स एंड अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स. आपको वो जो पैरेलल टर्न्स दिख रहे हैं ना, पैरेलली ये अरेंज्ड है एक दूसरे से, तो वो एक एक स्टैक को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्न्स. ठीक है. अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले व्हाट आर द सिस्टर्न्स, तो आप बोल सकते हो कि जो गोल्जी एपरेटस में जो आपको वेसिकल्स दिख रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो वेसिकल्स है, फ्लैटेंड सेक्स है, वो आपको कैसे दिख रहे हैं? वो दे आर पैरेलली अरेंज्ड and these stacks is called, and each stack is called cistern. Okay. These membranes often have connections with the membranes of ER. इनका कनेक्शन ER से भी रहता है. किसका? गोल्जी एपरेटस का. and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ये कॉम्प्लेक्स जो सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम है ये उसमें भी हेल्प आउट करता है. द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER. ER में जो मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा था इस पैक्ड, क्या सिंथेसाइज हो रहा था ER में? प्रोटीन. ठीक है. जो ऑल ओवर द सेल ऑर्गेनल्स में प्रोवाइड हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था. तो इस पैक्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस. अब आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वो तो वो अमेजोन था. कौन? आपका ER. लेकिन गोल्जी एपरेटस आपका अमेजोन मतलब वो कोरियर सर्विस टाइप प्रोवाइड कर रहा था. कैसे? कि वो इसमें पैकेजिंग भी हो रही है, जो बन रहा है, जो मैन्युफैक्चर, जो ER में मैन्युफैक्चर हो रहा है. ER में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा था? प्रोटीन्स. अब वो प्रोटीन्स बन तो गए हैं पर वो बाकी सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? तो विद द हेल्प ऑफ गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस क्या करता है? उनको पैक करता है और उनको ट्रांसपोर्ट करता है ईच एंड एवरी सेल जिसको जैसी जैसी नीड है, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. इट्स फंक्शन इंक्लूड द, अब देखो गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस क्या क्या है? स्टोरेज, सबसे पहले वो स्टोर करेगा. देन मॉडिफिकेशन, जिस सेल को जैसा नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करेगा. एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स में जैसा जो भी चीज़, चाहे प्रोटीन्स बना हो, वॉटेवर जो भी बना हो, वो उसको पैक करेगा इन वेसिकल्स. वो जो हम सैक्स बोल रहे थे ना, उसमें उसको पैक करेगा और देन उसको वो डिलीवर करेगा एवरी सेल में. इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेटस. एक्चुअली क्या होता है? गोल्जी एपरेटस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है. द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. मैं पहले आपको गोल्जी एपरेटस दिखाती हूँ, देन मैं आपको फिर लाइसोसोम्स दिखाऊंगी. फाइन. दिस इज लुक, दिस इज द गोल्जी एपरेटस. ठीक है. ये जो पहले दिया है गोल्जी एपरेटस, पहले आप ऐसा देखिए. ये देखिए कैसे आपको खाली सैक्स जैसे दिख रहे हैं, एकदम खाली है ना, ब्लैंक वेसिकल्स है. अगर आप इनको देखेंगे तो इसको एक्चुअली ये क्या करता है? इसके पास क्या क्या चीज़ की कैपेसिटी होती है? ये स्टोर करता है, देन उसमें मॉडिफिकेशंस करता है एंड देन ये इसको पैकेज करके डिलीवर करता है. ठीक है. अब अगर आप गोल्जी इस पूरे अगर फिगर को अगर आप सेल में देखना चाहोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा?
ये आपका न्यूक्लियस है और ये देखिए ये आपका पिंक कलर का गोल्जी एपरेटस है। और ये बिल्कुल किसके पास होता है, ये बिल्कुल आपके ईआर के पास में होता है। क्यों? क्योंकि ईआर पे जो प्रोटीन बन रहा है तो वो वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, बट उसको डिलीवर भी करना है, उसकी पैकेजिंग करके उसको डिलीवर करना है। तो वो यहाँ से इसको प्रोटीन्स को स्टोर करता है, देन उसको मॉडिफाई करता है, देन पैक करके वो डिलीवर करता है अराउंड द सेल्स, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर इमेज दिख रही होगी गोल्जी एपरेटस की। बुक में तो इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद मैं आपको लाइसोसोम्स भी बताती हूँ कि लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं, वो गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो अगर बोले व्हाट इज लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स आर आर फॉर्म फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। आप क्या बोल सकते हैं कि लाइसोसोम्स कौन बनाते हैं, गोल्जी एपरेटस बनाते हैं। ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा सा गोल्जी सर के बारे में देख लेते हैं। कैमिलियो गोल्जी, ठीक है, was born at Cortano near Brescia in 1843. He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of St. Matteo. At that time, most of his investigations were concerned with the nervous system. उस टाइम पे वो किससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, वो रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। In 1872, he accepted the post of Chief Medical Officer at the hospital for the chronically sick at MBA Telegrasso. He first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of the hospital. उन्होंने बहुत ही छोटे से हॉस्पिटल के किचन से स्टार्ट किया था, which he had converted into a laboratory. बाद में उन्होंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लेबोरेटरी में। However, the work of greatest importance which Golgi could about was a revolutionary method of staining individual nerves and cell structures. This method is referred to as the black reaction. अब अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं व्हाट इज ब्लैक रिएक्शन, आपको इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस मेथड यूजेस अ वीक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज particularly valuable in tracing the processes and most delicate ramifications of cells. All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving the technique. Golgi received the highest honors and awards in recognition of his work. He started the Nobel Prize. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramani Cajal for their work on the structure of nervous system. मतलब whole life इन्होंने किस पे वर्कआउट किया, इन्वेस्टिगेशन किया इन्होंने नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम्स। आपके डायग्राम में प्लांट सेल में लाइसोसोम्स, ये देखिए ये यहाँ पे दिए, ये जो आपको गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज द लाइसोसोम इन प्लांट सेल। ओके, देखिए यहाँ पे भी लाइसोसोम है आपके, ये यहाँ पे भी लाइसोसोम्स है, ये देखिए यहाँ पे 2 लाइसोसोम्स है। तो ऐसे आपको सॉलिड स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, अब यही हम एनिमल सेल में भी देखते हैं। फाइन, आपकी बुक में जो एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है उसमें देखिए लाइसोसोम्स ये हैं, ये रहे आपके लाइसोसोम्स। फाइन, दीज आर द लाइसोसोम्स। ठीक है, दोनों में प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में सेम होते हैं। अब इसके एक्चुअली क्या फंक्शंस हैं, क्या होता है, एक्चुअली ये आया कहाँ से है, ये गोल्जी एपरेटस से आया है। ठीक है, और इसके फंक्शन क्या है तो वो हम अभी देखते हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे देखिए हमारे बॉडी में लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं। सेम वैसे ही लाइसोसोम्स भी डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER, जो हमने वो पढ़ा था ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंजाइम्स किससे बनते हैं, RER से बनते हैं। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल। अगर देखा जाए तो ये सेल के वेस्ट डिस्पोजेबल है। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम का पार्ट है। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। ये क्या करता है, या तो वो जो वो फॉरेन मटेरियल मतलब जो भी सेल में आया है, अगर वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है तो वो उसको डाइजेस्ट करके क्लीन कर देता है, अदरवाइज वो उसको बाहर कर देता है, वॉर्न आउट कर देता है, सेल से बाहर निकाल देता है।
फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज, अब हम जैसे फॉरेन मटेरियल की बात करें तो कौन कौन सेल में एंटर कर सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया या फूड, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स। अब जैसे न्यू सेल्स बनते हैं तो वैसे न्यू ऑर्गेनल्स बनते हैं और ओल्ड ऑर्गेनल्स डेड हो जाते हैं, तो वो उनको भी, वो सेल के लिए वेस्ट हो गए तो वो उनको बाहर निकाल देता है। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिससे हमारे बॉडी में जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस है वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं। सेम वही काम लाइसोसोम्स का है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये ऐसा क्यों पॉसिबल है लाइसोसोम्स के साथ, बिकॉज उसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, वो हर टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कुछ डिस्टर्बेंस आता है, लाइक एग्जांपल किस टाइप का डिस्टर्बेंस आता होगा सेल्स में, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाते हैं, देन लाइसोसोम्स मे बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। सेल लाइसोसोम्स क्या हो जाता है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और वो अपने ही एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर लेता है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको आ सकता है। विच सेल्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स, तो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग। क्यों इसको सुसाइड बैग कहा जाता है, बिकॉज जब ये जब सेल में कुछ भी समथिंग अननेचुरल होता है, उसके जो सेल ऑर्गेनल्स है वो कुछ अगर डैमेज हो जाते हैं तो ये लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाता है और अपने ही सेल को, अपने ही सेल्स को, अपने ही एंजाइम्स को ये डाइजेस्ट कर लेता है अपने ही सेल के अंदर, इसलिए इसको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं या सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ओके, मैं आपको लाइसोसोम का डायग्राम दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए लाइसोसोम्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये जो आपका जो छोटा सा दिख रहे थे ना, ये एक्चुअली ऐसे होते हैं। इनका वर्क क्या है, इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ये वर्क करते हैं ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जैसे हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वैसे समझ लीजिए लाइसोसोम्स होते हैं। ये कुछ भी अगर फॉरेन मटेरियल आता है या तो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे या तो उसको वॉर्न आउट कर देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का माइटोकॉन्ड्रिया, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एक्चुअली एक और नाम दिया गया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, यहाँ पे फाइनली एनर्जी बनती है सेल की, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा गया है। चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए आपको हर सेल ऑर्गेनल्स के लिए एक ऑल्टरनेट नेम भी दिया जा रहा है, लाइक लाइसोसोम्स के लिए सुसाइड बैग्स दिया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पावर हाउस ऑफ द सेल दिया जा रहा है। उसके बाद गोल्जी एपरेटस के लिए भी हमने देखा था, कुछ एक और नाम दिया था, ठीक है। तो वैसे आपको हर ऑर्गेनल्स के लिए एक एक नाम दिया जा रहा है, तो ये नाम आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये उनके उनके ऑल्टरनेट नेम्स भी पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज, तो आप लिख सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होते हैं, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, इंटरनल एंड आउटर, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, while the inner membrane is deeply folded। जैसे हमने गोल्जी एपरेटस में देखा था ना कैसे फोल्डिंग्स रहती थी, सेम वैसी फोल्डिंग्स आपको इनर मेम्ब्रेन में भी दिखेगी माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। These fold increase surface area for ATP generating chemical reactions। ये ATP एक्चुअली आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यहाँ शायद आपको 10th में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा व्हाट आर ATPs। तो ATP आपके होते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नीचे आपको इसका फुल फॉर्म, जैसे आपको DNA का फुल फॉर्म आ सकता है वैसे आपको ATP का फुल फॉर्म आएगा। ये देखिए यहाँ दिया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या एक्चुअली ये ATP के फॉर्म में आ जाता है, तो ये फोल्डेड फॉर्म में है, तो ये बहुत जगह ले लेता है, ठीक है। तो द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। These fold increase surface area of the ATP generating chemical reactions। ATP क्या करता है, केमिकल रिएक्शन जनरेट करता है। एक्चुअली ATP का क्या काम है, ये एनर्जी स्टोर रखता है, और जैसे हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, या डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रेक हो जाता है और हमें एनर्जी रिलीज हो जाती है,
ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। मैंने अभी आपको बताया था एटीपी क्या करता है, उसके पास एनर्जी स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। जब वो बॉन्ड ब्रेक होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी वैसे वैसे वो एक एक बॉन्ड ब्रेक होता जाता है, ठीक है। ATP is known as the energy currency of the cell। देखिए अब हमने क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब उसके अंदर हमने पढ़ा था ATP। नाउ ATP का एक और सेकंड नेम क्या है, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी कैसी, वही जो मैंने आपको बताया कि जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब उसमें से एक एक बॉन्ड रिलीज होता जाता है, या आप बोल सकते हो एक्सप्लोड हो जाता है, और उसमें से क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो जब जितनी ज़रूरत होती है वो उतनी एनर्जी रिलीज करता है, बाकी वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। हमें जो केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, या फिर हमें कुछ मैकेनिकल वर्क करने के लिए एनर्जी लगती है, तो वो हमें कहाँ से आती है, ATP से। ATP कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसका अपना खुद का DNA होता है, एंड राइबोसोम्स खुद के DNA होते हैं और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। Therefore माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बनाता है। जैसे हमने जो प्रीवियस क्या देखा था, ER में जब राइबोसोम्स डिपॉजिट होते हैं तो वो प्रोटीन जनरेट करते हैं, देन गोल्जी एपरेटस उनको स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, देन पैकेजिंग करके ऑल ओवर द सेल डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में ही पूरा समझ लो एक फैक्ट्री है, इट्स द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये खुद ही एनर्जी जनरेट करता है, इसका खुद ही इसका अपना DNA होता है, इसके अपने प्रोटीन्स होते हैं, ये खुद के लिए ही करता है सब कुछ और एनर्जी बनाता है। जब आपके सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब इसमें से ATP के थ्रू ये अपनी एनर्जी रिलीज करता जाता है। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में दिखता कैसे है। देखिए मैं पहले आपके बुक का डायग्राम दिखाती हूँ, शायद आपको बुक में समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये क्लियर नहीं है। लुक, आपको माइटोकॉन्ड्रिया ये देखिए ये दिया हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें। ये प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। नाउ लुक एट द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल सेल। देखिए ये ऐसा दिख रहा है, रहता दोनों में सेम है बट यू कांट फाइंड इट आउट। और उसका डिटेलिंग जो भी हमें नीचे दिया गया है वो तो इस डायग्राम से पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक्चुअली डायग्राम दिखाती हूँ। प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसका फिगर मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली अगर माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, ओके। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसकी दो मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। एक आपकी होती है इनर मेम्ब्रेन, ये देखिए जो आपको व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, फाइन। और ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, फाइन। तो इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो ये कैसे फोल्ड में है, ठीक है, कैसे फोल्डिंग्स है इसमें, फाइन। इसमें भी देखो खुद के राइबोसोम्स है, ये दिख रहा है आपको येलो कलर के, दीज आर द राइबोसोम्स, फाइन। और इनके खुद के ओन DNA होते हैं, लुक ओन DNA होता है इनका, फाइन, ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो ये ऐसा यहाँ तक ऐसा दिखने वाला है, और अगर इसको हम वर्टिकली काटेंगे तो ये आपको ऐसा दिखने वाला है, फाइन, ओके। चलो हमारा लास्ट ऑर्गेनल है, हम उसको भी फिनिश कर लेते हैं। हमारा लास्ट ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है सेल में। नहीं, इसका देखो और हमारा बच्चा है वैक्यूल्स एंड ओके, वैक्यूल विल बी द लास्ट वन, ओके। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स एक्चुअली ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो ग्रीन कलर किस में ज़रूरी है? प्लांट्स में ज़रूरी है। तो प्लास्टिड्स सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं। जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है, वैसे प्लास्टिड्स आपके प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। अब हम प्लास्टिड्स कितने टाइप के पढ़ेंगे? दो टाइप के। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट
जो कि कलर्ड प्लास्टिड होता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट होता है, या आप उसको कलरलेस भी बोल सकते हैं। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है, ल्यूकोप्लास्ट वाइट या कलरलेस होता है। ठीक है, अब हम क्रोमोप्लास्ट को पढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। आपने बचपन से पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में, या जब भी फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, क्लोरोफिल ये क्या करता है? ये ग्रीन पिगमेंट रहता है, ये आपकी लीफ को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे कैन मेक देयर ओन फूड फॉर प्लांट्स। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक्चुअली एक पिगमेंट है जो कि कलर प्रोवाइड करता है, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोफिल है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये किस में प्रेजेंट होता है? ये आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अगर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट मीन्स अगर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट कांट मेक देयर own food. Okay, then chloroplast also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट के साथ साथ में उसमें येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं। मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ साथ में उसमें आपको येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी दिखेंगे। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। वो भी इसके अंदर होते हैं पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर ये दो पिगमेंट्स और मिलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। इसमें क्या क्या स्टोर रहता है? ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च रहता है, ऑयल रहता है एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स रहते हैं। ये क्या एक स्टोरेज जैसा काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, आपने स्ट्रोमा पढ़ा होगा, जब आप प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर बनाते थे तो उसमें आप क्लोरोफिल स्ट्रोमा डिफाइन करते थे। तो एक्चुअली स्ट्रोमा क्या है? तो ये क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि न्यूमरस लेयर होती है। ठीक है, न्यूमरस लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन होती है जो एक दूसरे से एम्बेडेड रहती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था ना, एटीपी आपका कैसा एकदम लेयर्स थी, एकदम फोल्डेड लेयर्स थी, वैसी सेम आपको स्ट्रोमा में मिलेगी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अभी हमें क्या देखने को मिला? जैसे एनिमल और प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो उनके ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स होते हैं, सेम प्लास्टिड्स के भी ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको प्लास्टिड्स का ड्रॉ तो नहीं, लेकिन मैं आपको उनका बता सकती हूँ कि व्हाट आर द क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट ऐसा दिखता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये एक्चुअली कलरफुल होता है। ठीक है, उसमें लिखा था ना। एंड देखो ये क्लोरोप्लास्ट में आपको येलो एंड ऑरेंज कलर के भी पिगमेंट्स दिख रहे हैं, और ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या रहता है? कंटेन क्लोरोफिल, मतलब उसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन पिगमेंट होते हैं दैट एब्जॉर्ब सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये क्या करते हैं? ये ग्रीन जो कलर है ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है एंड प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्लूकोज। और ये क्या करता है? प्रोड्यूस और ग्लूकोज को स्टोर भी करता है एंड प्रोड्यूस भी करता है। अब इसी में क्या प्रेजेंट रहता है? ये आपको येलो कलर भी दिख रहा है और ये येलो एंड रेड पिगमेंट भी दिख रहे हैं। तो ये क्या रहते हैं? क्या है ये? कंटेन कैरियोनॉइड्स, रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स। इसमें क्या क्या रहते हैं? रेड, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट फाउंड इन फ्लावर एंड फ्रूट। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स में या फ्लावर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन लास्ट आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कंटेन नो पिगमेंट, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, बट इट इज यूज टू स्टोर स्टार्च या ऑयल या प्रोटीन्स। हम स्टोर करने के लिए इसको यूज करते हैं। फाइन, ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हम कवर करते हैं हमारे इसमें, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे वीडियो का। What are vacuoles? तो vacuoles are storage sacks for solid और liquid contents। अगर हमें solid और liquid contents को store करना है तो हम किस में store करेंगे? vacuoles में करेंगे। Vacuoles are small sized in animal cell with while plant cells have very large vacuoles। देखो डिफरेंस क्या है कि जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एनिमल और प्लांट सेल में, और जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो थोड़े
बड़े साइज में होते हैं। ओके, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। मतलब जितना सेल है उसका आधा या आधे से ज्यादा कौन ले लेता है प्लांट सेल में? सेल वैक्यूल। लेकिन एनिमल सेल में ये छोटा होता है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं ये किससे भरे होते हैं? सेल सैप से भरे होते हैं। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। और इस सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, मतलब जो हार्डनेस और जो एक उसका स्ट्रक्चर होता है ये कौन प्रोवाइड करता है? वैक्यूल। बिकॉज वैक्यूल 50 to 90% तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या भरा हुआ रहता है? सेल सैप भरा रहता है, जिसके कारण टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मिलती है प्लांट सेल को। Many substances of the importance in the life of plant cell are stored in vacuole। जितनी भी important चीजें हैं, जितनी भी important substances हैं जो plant cell की life के लिए जरूरी है वो कहाँ store रहते हैं? vacuoles में। These include, उसमें actually vacuoles में क्या क्या store रहता है? तो उसमें रहता है amino acids, sugar, various organic acids and some proteins। तो आपको पूछ सकते हैं कि what type of substances vacuoles stored in their बॉडी। तो आप लिख सकते हो कि वैक्यूल्स स्टोर्ड sugars, amino acids, various organic acids and some proteins in single celled organisms। जैसे हमने सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से पढ़े? अमीबा। तो लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। अब एक्चुअली अमीबा अपना फूड कैसे कंज्यूम करेगा? तो वो विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल से वो अपना फूड कंज्यूम करेगा। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम अमीबा की बात कर रहे हैं, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell। expelling मतलब उसको बाहर आउट कर देना, ठीक है, उसको थ्रो कर देना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कभी कभी ये वैक्यूल्स क्या काम करते हैं? फूड तो कंज्यूम करते ही करते हैं, पर अगर कभी सेल में एक्सेस वाटर हो जाए तो उसको एक्सपेल भी करते हैं, या सेल में कुछ वेस्ट आ जाए या वेस्ट बन जाए तो या कोई सेल डैमेज हो जाए तो उसको भी वो एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए कितना बड़ा दिख रहा है प्लांट सेल में। दिस इज अ वैक्यूल। ये देखो कितना बड़े बड़े वैक्यूल्स है ना। ओके, और यही अगर हम एनिमल सेल में देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं। एनिमल सेल में तो दिख भी नहीं रहे हैं, पर ये छोटे छोटे से वैक्यूल्स बने होंगे। ये देखो, ये यहाँ पे वैक्यूल है, सॉरी, ये वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं और प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स हैं। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेल डिवीजन, और इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, उसको हम इसी वीडियो में कवर अप कर लेते हैं, बिकॉज फिर इस टॉपिक के साथ ये क्वेश्चंस रह जाएंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कैन यू नेम 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अब भी पढ़ा था हमने लास्ट वाले। ऐसे कौन से 2 ऑर्गेनल्स थे जिनके पास क्या थे? उनके ओन जेनेटिक मटेरियल थे, लाइक डीएनए। कौन कौन थे वो? एक माइटोकॉन्ड्रिया था और एक क्लोरोप्लास्ट था। ठीक है, प्लांट सेल में एक प्लास्टिड्स थे और एक माइटोकॉन्ड्रिया थे जिनके ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड, ओके, ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा अगर हम उनका केमिकल और फिजिकल के थ्रू अगर हम उनका सेल का ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? तो क्या होगा? वेरियस पार्ट ऑफ अ सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस। हर अलग अलग ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे वर्क इन टेंडम टू कंटिन्यू लाइफ इन द सेल। वो लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं सेल के अंदर। इन केस the organization of a cell is destroyed due to some physical and chemical influence, the cell will die। सेल क्या हो जाएगा? मर जाएगा, बिकॉज सब एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। विदाउट सेल ऑर्गेनल सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है सेल ऑर्गेनल्स में, अगर हम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेल को, तो वो सेल क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, इट विल डेड। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन सेज
वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग? हमने अभी पढ़ा था लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है. लाइजोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. In case of a rupture in lysosomes, the enzymes are released in the cytoplasm and end up digesting the content of the cell. This result in cell death. Due to this, lysosome is known as the suicidal bag of the cell. मैं आपको ये सब ऊपर मेंशन कर दूंगी, अलग से आपको वो पॉपअप हो जाएगा हर क्वेश्चन का आंसर. इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है कि अगर लाइजोसोम्स में कुछ क्रैक आ जाते हैं या अगर वो रैप्चर हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके एंजाइम कहाँ रिलीज हो जाएंगे? साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे, जिसके कारण उसका वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म वो सेल को डाइजेस्ट करना चालू कर देगा, जिसके कारण वो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, बिकॉज वो अपने ही ओन चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेगा. इसलिए हम उसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं. फाइन. और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल? सेल में प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है? तो प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन राइबोसोम्स. राइबोसोम्स चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो, चाहे ईआर पे डिपॉजिट हो, वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? वो राइबोसोम्स में सिंथेसाइज होते हैं प्रोटीन्स. ओके. एक छोटा सा पैरा और बचा है. कम ऑन, फिनिश इट फास्ट. Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way. सेल अपने फंक्शंस, अपना स्ट्रक्चर कैसे परफॉर्म कर पाते हैं? कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन एंड देयर इंटरनल ऑर्गेनल्स. ठीक है. द सेल thus has a basic structure organization. This helps the cell to perform functions like, अब सेल भी कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है? रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन. तो सेल को ये सब फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या लगते हैं? सेल ऑर्गेनल्स लगते हैं. सेल ऑर्गेनल्स अपने काम अच्छे से परफॉर्म करें तो उनकी मेम्ब्रेन्स भी बहुत मस्ट है. Thus, the cell is fundamental structural unit of living organism and it is also the basic functional unit of life. ये मैं स्टार्टिंग से बोलती जा रही हूँ कि ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, बट इसको हम बेसिक फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं लाइफ के लिए. ठीक है. आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक सेल डिवीजन मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. ये बहुत बड़ा नहीं है, इस बार आपको 10th में बहुत डिटेल में है ये सेल डिवीजन. तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ. ओके. बाय बाय, टेक केयर.